तो दोस्तों स्वागत है हमारा चैनल मैक इंडिया टेक में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थिएटर ट्रेड से रिलेटेड जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। उस थिएटर इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है और इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि थिएटर यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। तो देखेंगे कि थिएटर्स का काम क्या है। मेनली इसका काम जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप में थिएटर का जो है कुशल कारीगर के रूप में होता है, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करना पड़ता है। अगर बड़ा पार्ट्स है तो उसको कटिंग करके असेंबल करना पड़ता है और फाइनली एक असेंबल करके एक जो ऑपरेशंस मशीन होती है यानी कि जो मशीन चलती है उसको चलाने लायक बना देती है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि थिएटर ट्रेड्स का मेनली ये काम है। अब देखिए दोस्तों इसका फील्ड क्या क्या है। थिएटर का जो ट्रेड होगी उससे रिलेटेड वो कौन कौन सा फील्ड्स में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले उसको कौन कौन सा कटिंग टूल है उससे उसको वाकिफ़ होना पड़ेगा, यानी कि जानकारी लेना पड़ेगा कि इस टूल्स का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मेंशंस किए हैं कि समस्त हैंड टूल्स एवं कटिंग टूल्स का प्रयोग, यानी कि जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं और हैंड टूल्स होते हैं उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ किस तरह से करना है, उसके बारे में हम लोग इस थिएटर ट्रेड में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड जो दिया गया मार्किंग, यानी कि मार्किंग जो प्रोसेस होती है कोई भी जॉब को कटिंग करने से पहले या असेंबल करने से पहले या उसको बनाने से पहले हम लोग उसको मार्किंग करते तभी कटिंग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे आगे देख रहे हैं हेक्साइंग मतलब जो हेक्सा फ्रेम के द्वारा हेक्सा ब्लेड लगा के हम लोग कटिंग करते हैं, वो हैंड हेक्साइंग भी होती है, मशीन हेक्साइंग भी होती है। तो ये फिर एक तरह से रीमिंग ड्रिलिंग के बाद की जाती है, एक रीमिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जॉब अगर हाथ से हम लोग नहीं कर पाते उसको मशीन के द्वारा उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, यानी कि उसको फिनिशिंग दी जाती है। जॉब के सरफेस को फिनिशिंग दी जाती है, उसमें बहुत ही फास्ट काम होती है। फिर ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रेजिंग एक ज्वाइंट प्रोसेस है, जो कि हम लोग जिस तरह से सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग होती है, वो एक ब्रेजिंग अलग है जो कि मीडियम मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हार्ड मेटल्स के लिए वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, मीडियम मेटल्स के लिए ब्रेजिंग का यूज़ किया, टिन वगैरह सबको जोड़ने के लिए किया, और सोल्डरिंग में एल्युमिनियम यानी कि सॉफ्ट मेटल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये सब भी प्रोसेस को हमको जानना। फिर ड्रिलिंग है, यहाँ पे एक ड्रिलिंग जो है कोई भी नट या बोल्ट्स को हम लोग सेट करते हैं या दो पार्ट्स को असेंबल करते हैं, वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। और भी इसका डिफरेंट यूज़ है, जो कि हम लोग इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि ड्रिलिंग क्या है, कितने प्रकार की ड्रिलिंग होती है, ये सब चीज़ के बारे में। फिर टेपिंग भी इसी तरह ड्रिलिंग से ही रिलेटेड है, टेपिंग किया जाता है। फिर चिपिंग भी एक प्रोसेस होती है जो कि जॉइंट प्रोसेस ही है। तो फिर सोल्डरिंग की बात कर चुके हैं। फिर फिलिंग भी कहीं अगर हमारा जॉब जो है फिलिंग करना गड्ढा वगैरह रहता है तो उसको फिलिंग करके सरफेस को फिनिशिंग किया जाता है। स्क्रैपिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है। थ्रेडिंग जो देख रहे हैं हम लोग, थ्रेडिंग्स किसी जॉब के पार्ट को थ्रेडिंग प्रोसेस के द्वारा जो जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको थ्रेडिंग करते हैं। फोर्जिंग, फिर यहाँ पे एक देख रहे हैं फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग जो है किसी भी मेटल्स को, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग डक्टाइल मेटल्स को प्रेस करके फोर्ज करके उसको एक शेप एंड साइज देते हैं। और रिवेटिंग एक ज्वाइंट प्रोसेस है जो कि रिवेट के माध्यम से टू पार्ट्स को जोड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ अभी ट्रेड इंट्रोडक्शंस में बात हो रही है, और ये सब प्रोसेस जो है जो थिएटर ट्रेड वाले होते हैं ये इस प्रोसेस को सारी जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आगे कि सेकेंडरी स्किल जो है, यानी कि ये हम लोग जो अभी देखे फर्स्ट स्किल यानी कि टेक्निकल फील्ड्स में इसका उपयोग क्या है। अभी हम लोग देखेंगे थिएटर वाले सेकेंडरी स्किल्स, यानी कि ये सब चीज़
जान लेने के बाद वो किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं यहाँ पे दिखाया बात करेंगे। जैसे कि शीट मेटल्स वर्क्स में काम कर सकते हैं, जहाँ पे शीट मेटल का जॉब को जो तैयार किया जाता है वहाँ पे काम होती है। फिर लोहारगिरी यानी कि ब्लैक स्मिथ, जहाँ पे ठोक ठाक के कोई भी जॉब को फिनिशिंग दिया जाता है और उसको ऐड किया जाता है। और वेल्डिंग तो एक जॉइंट प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग टू पार्ट्स को जोड़ते हैं। ये एक परमानेंट जॉइंट प्रोसेस है, यानी कि इसमें जॉब एंड फास्टनर दोनों खराब हो जाती है। फिर हीट ट्रीटमेंट, यानी हीट ट्रीटमेंट एक कोई भी मेटल का या कोई जॉब का उसका हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं कि इस मेटल्स में उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका हार्डनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टिफनेस क्या है, मेलिएबिलिटी क्या है। तो ये सारे गुण को हम लोग देखते हुए उस जॉब को आगे यूजेबल बनाते हैं, यानी कि प्रयोग में लाते हैं। ये हो गया हमारा। और फाइनली जो हम लोग का होता है यानी कि थर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट यानी कि जो कुशल कारीगर ये सारा चीज़ पूरा अनुभव उनको हो जाती है तो उसको हम लोग हाई स्किल डेवलपमेंट्स थिएटर बोल सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय बोल सकते हैं। वो सभी तरीके का चीज़ से वो परिपूर्ण हो जाती है। उसके बाद वो हर क्षेत्र में काम कर सकता है। उसके पास 5 या 10 साल की एक्सपीरियंस होती है, वो कम्प्लीटली फिटर कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिटर्स की बात करें, हम लोग टाइप्स ऑफ फिटर की बात करेंगे तो बेंच फिटर है, पाइप फिटर है, फैब्रिकेशन फिटर है, मेंटेनेंस फिटर है और असेंबली फिटर और डाई फिटर है। तो बेंच फिटर में मेनली वो किसी भी कार्य को बेंच में फिट करके उस कार्य को करता है। इस बेंच फिटर में कोई भी जॉब का वो 80% काम हैंड टूल से ही करते हैं और जॉब को फिनिशिंग देते हैं। पाइप फिटर की बात करें तो पाइप फिटर में पाइप जो हमारा प्लम्बिंग का कार्य होती है उसमें पाइप को फिटिंग किया जाता है। कहाँ पे क्या हमारा जॉइंट लगेगा, कहाँ पे टी जॉइंट लगेगा, कहाँ पे एल जॉइंट लगेगी, कहाँ पे एल्बो लगेगी, कहाँ पे यूनियन लगेगी, ये सारा प्रोसेस इस पाइप फिटर के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे फिर फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर जो एक तरह से फैब्रिक का कार्य जहाँ पे होते हैं, प्लास्टिक वगैरह का आती है उसमें फैब्रिकेशन फिटर्स उसको बोल सकते हैं। आगे देखें मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर में कहीं पे भी कोई वर्कशॉप हो या कहीं और भी डिपार्टमेंट हो जहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, वो ओवरऑल सभी तरह के कार्य को देखते हैं मेंटेनेंस में कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, उस चीज़ को कैसे पूरा किया जाए। तो मेंटेनेंस फिटर का काम यही होता है। फिर एक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग असेंबली फिटर। असेंबली फिटर में अगर कोई हैवी मशीन्स पार्ट्स है उसको असेंबल करना है, डिसेंबल करना है, वो असेंबल किस तरीके से होगी, फिर उसको किस तरह से डिसेंबल करना है, उसको ऑपरेशन लेवल यानी कि कार्य करने लायक उसको कैसे बनाया जाए, तो ये असेंबली फिटर का काम होती है। अभी हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इससे रिलेटेड और एक वीडियो बनेगी। आगे देखते हैं हम लोग फिर ये डाई फिटर। डाई फिटर यानी कि डाई के माध्यम से फिट किया जाता है। इसके द्वारा कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए इस डाई फिटर के द्वारा डाई फिटिंग होती है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी कि हम लोग अभी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड इंट्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सीडेंट में हम लोग बात करते हैं पहला कि एक्सीडेंट किस कारण होती है। एक्सीडेंट जो कुशल कारीगर होते हैं वो एक्सीडेंट बहुत कम करते हैं, लेकिन जो नए होते हैं या कुछ ट्रेनर के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं कि कुशल कारीगर से एक्सीडेंट नहीं होता, बट कुछ उसका सावधानी रूल है और कुछ उसका रूल रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बात होगी। तो एक्सीडेंट जो होती है बहुत सारा इसका पॉइंट है, जैसे कि उत्सुकता हो गया, अज्ञानता हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्टी यानी कि अरुचि, ये सब जो है यानी कि काम करने का इच्छा नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। किसी जॉब के बारे में जानकारी नहीं और काम करने आगे तो वहाँ पे भी दुर्घटना हो सकती है।
आलस्यपन, ये सब जो है दुर्घटना हो का कारण बन सकता है। तो और भी सारा ये है, तो उससे फिर कैसे बचा जाए उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस में पहला होता है स्वयं की सुरक्षा, दूसरी होती है कार्य हेतु सुरक्षा यानी कि सेफ्टी ऑफ जॉब, और तीसरा होती है औजारों तथा मशीनों की सुरक्षा यानी कि स्वयं की सुरक्षा में हम लोग बात करेंगे। तो जो कारीगर हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको स्वयं की सुरक्षा कैसे करना चाहिए, स्वयं की सुरक्षा में जैसे हम लोग का आँख, कान, मुंह, नाक, शरीर, ये सबको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए हमारा कुछ यूनिफॉर्म होती है, कुछ इक्विपमेंट होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं पीपीई, जिसको हम लोग पीपीई बोलते हैं, वो पहना जाता है, पीपीई किट भी बोल सकते हैं। तो उससे हमारा स्वयं की सुरक्षा हो सकती है, जैसे मफ हो गया, एयरफोन हो गया, हेलमेट हो गया, गोगल्स हो गया, शू हो गया, एफ्रॉन हो गया, ये सब हमारा स्वयं की सुरक्षा का पीपीई किट में आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य हेतु सुरक्षा यानी कि सेफ्टी फॉर जॉब, जॉब की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। जॉब की सुरक्षा जैसे कि हमारा जॉब सही ढंग से रखा होना चाहिए, उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, जॉब बन जाने के बाद या जॉब बनाने के टाइम किसी से बातचीत नहीं करना ताकि हमारा ध्यान भटक जाए, तो हमारा जॉब जो बन रही है वो उसमें गड़बड़ आ जाएगी। जॉब को बनने के बाद अच्छा जगह रखा जाए, उसको फिनिशिंग अच्छा दिया जाए, ये सब जॉब की सुरक्षा होगी। जॉब को फिर सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए, ये सब होगी। अब दूसरा है औजारों तथा मशीनों की सुरक्षा। औजार जैसे कि जो चीज़ हम लोग औजार करते हैं उसको, जो औजार जिस कैटेगरी की होती है उसी कैटेगरी में उसको रखना चाहिए ताकि हमारा जो औजार है वो सुरक्षित रहेगा। जैसे कि मार्किंग टूल्स है तो मार्किंग टूल्स को मार्किंग टूल्स की ही जगह पे रखेंगे, मेजरमेंट टूल्स है तो मेजरमेंट टूल्स जो होती है उसको मेजरमेंट टूल्स की ही जगह पे रखेंगे, कटिंग टूल्स जो है कटिंग टूल्स की ही जगह पे रखेंगे। उससे क्या होती है, हमारा जो टूल्स है वो सेफ रहती है, औजार सुरक्षित रहती है, एक दूसरे पे वो खरोच नहीं आने देती है, जिससे हमारा वो औजार सुरक्षित। उसी तरह हमारा मशीन्स का भी, मशीन्स की साफ़ सफाई सही टाइम पे होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, और ग्रीस मोबिल वगैरह की जो बात करते हैं साफ़ सफाई के साथ उसमें रेगुलर यूज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारा वो कंटिन्यू स्मूथ काम कर सके। ये तो हो गया मशीन्स की सुरक्षा। अब हम लोग आगे देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स, जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या हमारा जो कंपोनेंट्स रहता है यानी कि कौन कौन सा चीज़ रहता है जो हम लोग को सहायता करती है। पहला हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट एड बॉक्स में हमारा टिंचर आयोडीन रहती है, टिंचर बेंजीन्स रहती है, एक्रीफ्लेविन्स या मर्क्यूरम्स रहती है, स्प्रिट अमोनिया रहती है, पोटेशियम परमैंगनेट रहती है, डिटॉल रहती है, सोडा बाइकार्बोनेट रहती है, सोडियम बाइकार्बोनेट सूंघने का नमक रहती है, APC रहती है, बर्नॉल होती है। आगे देखेंगे कुछ दवाई, तिकोनी व गोल पट्टी होती है, रुई गाज होती है, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन्स, कमेटियाँ, दवा पिलाने का गिलास, आँख धोने का सामान, ड्रॉपर, बांस की तिल्लियाँ और स्ट्रेचर, ये सब हमारा फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे अब फर्स्ट एड बॉक्स के बाद हम लोग जो देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन यानी कि जो कृत्रिम श्वास क्रिया यानी कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी कारीगर काम करने के दौरान उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया और छाती के पार्ट्स में या पेट के पार्ट्स में मूर्छित हो जाती है, उसको जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेथड्स, किस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि जो है, जब कारीगर को यानी कि पीड़ित को पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, सिल्वेस्टर विधि में जब पीड़ित को पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो उसको पेट के बल लेटा दिया जाता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे इसका इमेज।
ये देखिए दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि में जो है पीड़ित को, सॉरी ये नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं इसका पोजीशंस। सॉरी, ये दोस्तों यह सिल्वेस्टर विधि की प्रथम विधि। इसमें जो है पीड़ित को जब पीठ पर छाला पड़ता है तो इसको पीठ के बल, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अभी सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में जो है पीड़िता को जब सीने में छाले पड़ते हैं तब इस विधि का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसका जो फर्स्ट पोजीशंस होता है उसमें देखेंगे हम लोग कि क्या किया जाता है। पीड़िता को छाती के पार्ट में जब छाला पड़ जाता है तो उसको पीठ के बल उसको लेटा दिया जाता है और पीठ के नीचे उसका तकिया दे दिया जाता है जिससे कि उसका सीना ऊपर उठ जाए। उसके बाद सिर को नीचा कर दिया जाता है इस स्थिति में। उसके बाद उसके दोनों हाथों को आधा मुट्ठी बना के, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी ये जो देख रहे हैं हम लोग फिगर, यहाँ पे उसको जो दोनों हाथों को आधा मोड़ कर आधा मुट्ठी बांधकर सीधा किया जाता है। अभी आगे देखेंगे इसका जो सेकंड पोजीशन है उसमें, यानी कि ये जो हम लोग हैंड को देख रहे हैं उसका एक बार छाती के पास लिया जा रहा है और फिर पीछे के लिया जा रहा है। जो व्यक्ति वो करेंगे उसके सिर के पीछे घुटने के बल वो खड़ा हो जाता, बैठ जाता है और उस व्यक्ति का हाथ को छाती के पास ले जाता है और फिर पीछे लाया जाता है, छाती के पास लिया जाता है और पीछे लाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार किया जाता है। इससे क्या होता है, उसका जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उस जो रुक जाती है उसको सामान्य होने में आसानी होती है और वो व्यक्ति जो है सांस लेने में उसको क्लियर आ जाती है, यानी कि वो किसी तरह से वो सांस उसका नहीं रुकती है। सेफर विधि में हम लोग देखेंगे कि उस व्यक्ति को कौन सा पोजीशंस में लेटा दिया जाता है। सेफर विधि में जो है व्यक्ति को जब पीठ पर छाला पड़ता है उस कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको छाती केवल लेटा दिया जाता और उसके छाती के नीचे तकिया लगा दिया जाता ताकि उसका पीठ ऊपर उठ जाए और उसके जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ जो हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों हाथ को सामने की ओर फैला दिया जाता और उसका जो मुंह है यानी कि उसको सांस लेने के लिए थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति उस व्यक्ति को सेफर विधि यूज़ करेंगे वो उसके पीछे की ओर बैठ जाते हैं, जो जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं, बैठ जाते हैं और अपने हाथों को उसके छाती के पास लाकर अंगूठे के साथ अंगुलियों की क्रिया किया जाता है और ये क्रिया 2 बार अपने हाथों को जो है इस तरीक़ा से हम लोग इसको स्ट्रेट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री में खड़ा करेंगे और उसके जो पसली है यानी कि नीचे की जो पसली है उसको प्रेस करेंगे। अप एंड डाउन प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये प्रेस कर रही है, उससे क्या होता है इसकी जो सांस रुकी हुई है वो चालू हो जाती है। ये भी प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की जाती है। तो ये हो गया हमारा सेफर विधि। आगे देखेंगे फिर हम लोग मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह, अभी हम लोग देखेंगे मुंह से मुंह हवा भरना। मुंह से मुंह में हवा भरना ये एक प्रक्रिया जब व्यक्ति जब मूर्छित हो जाती है तो इस कंडीशंस में पीड़ित को पीठ के बल लेटा दिया जाता है और पीड़ित के नीचे एक तकिया लगा देते हैं। उसके बाद उसके मुंह को अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लेते हैं और उसके मुंह में अगर किसी भी तरह का कुछ पान गुटखा वगैरह कोई चीज़ हो तो उनको निकाल दिया जाता है और साफ़ कर लिया। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर महीन कपड़ा रख कर एक हाथ से उसकी नाक बंद करने के बाद उसके मुंह में अपने मुंह को सटाकर बलपूर्वक प्रेस करना है हवा
और ये हवा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो हम जो उसको हवा दे रहे हैं किसी और तरफ से तो बाहर नहीं निकल रही है। इससे क्या होता है, उसका जो छाती है वो हवा से फूलने लगती है। इस प्रक्रिया को फिर कुछ देर के लिए रोक दिया जाए जब तक कि उससे जो हवा है बाहर नहीं निकल जाए। उसके बाद ये प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट किया जाता है। इससे क्या होती है, उसके अंदर जो लंग्स में जो सांस की प्रॉब्लम रुकी हुई रहती है वो चालू हो जाती है। तो ये हमारा हो गया मुंह से मुंह में हवा भरना। आगे हम लोग देखेंगे फिर अब आगे हम लोग देखेंगे चौथा जो है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा उसको सांस देना। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम श्वास मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो एक रबड़ मास्क होती है ये मूर्छित व्यक्ति के मुंह पे लगा दिया जाता है और ये वायु आउटलेट है और आउटलेट वाल्व है और निर्विष्ट वाल्व है और वायु फिल्टर है, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद ये जो हम लोग आगे देख रहे हैं इस रबड़ वाल्व को हम लोग जो देख रहे हैं इसको पंप किया जाता है, यानी कि प्रेस किया जाता है। इससे क्या होता है, प्रेस करने के बाद हवा को सोखता है और ये ऊपर की ओर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद ये वायु फिल्टर से ये फिल्टर होने के बाद ये रबड़ मास्क में चली जाती है और मूर्छित व्यक्ति जो है उसको स्वच्छ हवा मिल जाती है। ये प्रक्रिया भी कंटिन्यू करना पड़ता है और जो मूर्छित व्यक्ति है उसको सही हवा मिल जाती है। तो ये अभी हम लोग देखें कि कृत्रिम श्वास विधि कैसे कैसे दिया जाता है जो व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं उनको। तो ये हमारा 4 प्रोसेस था। तो हम लोग देखें ये जो कृत्रिम श्वास क्रिया जो थी ये 4 प्रोसेस का था। अब हम लोग आगे देखेंगे सेफ्टी साइंस के बारे में। देखिए सेफ्टी साइंस जो है कौन कौन सा सेफ्टी साइंस में आता है, कौन कौन सा मैंडेटरी साइंस में आता है, कौन कौन सा प्रोहिबिटेशन साइन में आता है, यानी कि मनाही साइन में आता है, निर्देशक साइन में आता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा साइन, यानी कि ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं ये सुरक्षा साइंस में से प्रोहिबिटेशन साइन यानी कि निषेधात्मक यानी कि निषेध चिन्ह में आता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो बॉर्डर लाइन है रेड कलर की दिख रही है और क्या चीज़ से हम लोग को मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, उस सिंबल जो है वो काले रंग की होती है और उस पर वो क्रॉस कर दिया गया है। तो ये हम लोग जो इसका फिगर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हम लोग एक तरह से ये सारा हमारा निषेध चिन्ह है यानी कि प्रोहिबिटेशन साइंस है। इसमें बहुत सारी की क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेध साइन में उसका सिंबल कैसा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गोल आकार का है और जो भी चीज़ को हम लोग निषेध किया जा रहा है उसका वहाँ पे मार्क किया गया वो ब्लैक है और उस पर क्रॉस कर दिया गया है। तो ये हमारा निषेध साइन को शो करता है। यहाँ पे जितने भी सिंबल दिखाया गया जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक गन का, तो गन जो दिख रहा है यानी कि आप वहाँ पे गन नहीं ले जा सकते हैं। ये जो दिख रहा है एक सिंबल यहाँ पे आप गाड़ी वहाँ पे नहीं पार कर सकते हैं या नहीं घुसा सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से। फिर यहाँ पे दिख रहा है डॉग्स है तो डॉग्स को नहीं ले जा सकते हैं, या कैमरा दिखाया गया कैमरा को नहीं ले जा सकते हैं। तो ये हमारा एक निषेध चिन्ह यानी कि प्रोहिबिटेशन साइन को शो करता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस का जो हम लोग सिंबल देख रहे हैं ये पूरा इसका येलो कलर होती है और एक ट्राइकोन टाइप से है, ये हमारा ट्रायंगल टाइप से है। उसके अंदर जो भी चीज़ का हम लोग का चेतावनी के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इलेक्ट्रिक शॉक्स, रिस्क ऑफ एक्सप्लोसिव्स, केयरफुल ऑफ प्रिस्टिलिंग्स, यानी कि इस तरह से हमारा ये चेतावनी साइंस को शो करता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चेतावनी साइंस का सिंबल्स कैसा होता है और इसका कलर कैसा होता है। यहाँ पे हम लोग देख ले इसको बैकग्राउंड जो है येलो कलर है और जो भी साइन है वो ब्लैक कलर की है। तो ये हमारा वार्निंग साइंस हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैंडेटरी साइंस यानी कि ये अनिवार्य संकेत है, हमारा अनिवार्य चीज़ को बता रहा है कि हमको काम करने के दौरान ये सब चीज़ हमको यूज़ करना है या कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ साथ में ले जाना है। तो इसका हम लोग जो कलर देख रहे हैं ये बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू है और
वो जो चीज़ को सिंबल दिया गया ये वाइट कलर दिया गया, ये यानी कि आप वहाँ पे ये चीज़ को ले जाइए या काम करने के दौरान ये आपको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है शू का दिखाया गया है, यहाँ ये गॉगल्स का दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा मैंडेटरी साइन। और हम लोग अब यहाँ पे आगे देखेंगे सूचनात्मक संकेत, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन जिसको बोल रहे हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन साइंस में क्या देख रहे हैं, हमारा जो भी साइन है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है और वो जो उसका बैकग्राउंड है वो ब्लू है और जो जिस चीज़ को मतलब संकेत दे रहा है वो ब्लैक टाइप से है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ जाती है। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन का दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट है। बस यहाँ पे दिखाया गया बस स्टैंड है। यहाँ पे पी दिखाया गया मतलब पार्किंग है। ये जो हॉस्पिटल दिखाया गया है मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है। ये जो दिखा रहा है ये पेट्रोल पंप है। तो इस तरह से हम लोग को ये संकेत देता, सूचना देता है कि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अब हम लोग बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर जो एक्सटिंग्विशर होती है वो कितने प्रकार की होती है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो देख रहे हैं ABCD, यहाँ पे देखिए हम लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर का जो देख रहे हैं इमेज देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है ये जो दिखाया गया है ABCD के, तो ये टाइप्स ऑफ फायर्स में आता है हमारा ABCD के। बट यहाँ पे उस फायर का जो टाइप है उसमें कौन सा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है और कौन सा फायर किसके वजह से लगता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए कैटेगरी की जो फायर है वो किस किस से लगती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सॉलिड वुड पेपर क्लॉथ, यानी कि लकड़ी कागज़ और कपड़े से जो आग लगती है उसको हम ए कैटेगरी में रखे हैं। और इसको कैसे हम लोग इसको बुझा सकते हैं, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग देख रहे हैं वाटर से भी यूज़ कर सकते हैं, फोम से भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ए कैटेगरी की जो आग है तो उसको हम लोग 3 तरीक़ा से भी उसको काबू कर सकते हैं। दूसरा जो है बी कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है। ये बी कैटेगरी जो आग है वो किसके वजह से लगती है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गैसोलीन एंड सॉल्वेंट या प्रोपेन, यानी कि जो भी गैस वगैरह है उसके वजह से जो हमारा आग लगती है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें तेल वगैरह सब आ जाती है, ठीक है। तो इससे जो आग लगती है इसको हम लोग किसके माध्यम से इसको मतलब काबू करते हैं, मतलब बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, ड्राई पाउडर है, इससे हम लोग इसको काबू कर सकते हैं। जो ग्रीन टिक दिया गया है वो हमारा दिखा रहा है कि इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आगे ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे हम लोग जो देख रहे हैं सी टाइप का जो आग है किसके द्वारा लगता है, लाइव इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन्स, यानी कि जो आग बिजली से लगती है वो सी कैटेगरी में उसको रखा गया। और इसको हम लोग कंट्रोल जो है ड्राई पाउडर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक चीज़ आता है यहाँ पे CTC, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स, वो एक ड्राई पाउडर्स होती है, उसके माध्यम से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। CTC याद रखना है। CTC यानी कि बिजली से जो आग लगती है वो एक CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड्स होती है, वो ड्राई पाउडर, उसके माध्यम से हम लोग इसको काबू कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग डी टाइप का आग। डी टाइप का एक जो है आग, ये हमारा मैग्नीशियम, लिथियम, टाइटेनियम, इस चीज़ से जो आग लगती है वो डी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मेटल्स का ही एक पाउडर होता है M28/L2, इसके द्वारा हम लोग उस आग को काबू कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई और दूसरा मेथड इसको कंट्रोल करने का नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे फिर के टाइप का जो फायर है, यानी के टाइप यानी कि कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि घर का जो खाना जिससे बनती है उस चीज़ से हमारा आग लग जाता है या फैट से आग लगती है, तो उससे आग लगने वाली जो होती है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, आगे भी देखेंगे इससे। और जो वेट केमिकल है उससे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक
जो टाइप ऑफ फायर्स होती है और फायर एक्सटिंग्विशर होती है, उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, और किस चीज़ से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा चीज़ एक इमेज में बताया गया और दिखाया गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, शॉर्ट डिटेल्स इसमें दिया गया है और इसी में सारा चीज़ है। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस एराइज होता है कोई भी कंपटीशंस के लिए। तो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो था ट्रेड इंट्रोडक्शंस एंड सेफ्टी, उससे एक शॉर्ट वीडियो है, और भी इससे डिटेल एक अलग अलग पार्ट्स करके हम इसका वीडियो बनाएंगे कि कौन सा चीज़ में ए टाइप्स का फायर्स में क्या होता है, और भी जो पीछे हम लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में बात किए, तो उससे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा।